नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे थर्ड फेज के एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ जो फोर्थ फेज का एग्जाम रहेगा आरआरबी एनटीपीसी का उसके लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो पहले की शिफ्ट हो चुकी है। जो पहले का फेज रहा था, फर्स्ट फेज हो गया, सेकेंड फेज हो गया, और जो थर्ड फेज की शिफ्ट हो चुकी हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे आज हमने उन क्वेश्चन को इस वीडियो में डाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नासा लोकेटेड। तो नासा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी रहेंगी उनके ऊपर लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप जरूर ध्यान रखें नासा का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। तो वॉशिंगटन डीसी जो कि कैपिटल है अमेरिका की, यहाँ पे लोकेटेड है हेडक्वार्टर नासा ऑर्गेनाइजेशन का। अब अगर हम जिनेवा की बात करें तो जिनेवा जो जगह है स्विट्जरलैंड में, अगर यहाँ की बात करी जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर है। तो कौन कौन से हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा में, तो वो रहेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो है वो लोकेटेड है जिनेवा में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ITU जो है उसका भी हेडक्वार्टर है, विपो का भी हेडक्वार्टर है जिनेवा में, फिर ISO का, ICRC का, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। इनका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब अगर पेरिस की बात करी जाए तो पेरिस जो जगह है ये कहां पे है, ये रहेगी फ्रांस में। तो यहां पे किस किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रहेगा, तो ICOMOS जो है उसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। फिर यूनेस्को जो होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर भी लोकेटेड है पेरिस में। फिर OECD जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी हेडक्वार्टर रहेगा पेरिस में। तो ये तीनों ही रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगर हम वॉशिंगटन डीसी की बात करें तो एक तो नासा का हेडक्वार्टर हो गया वॉशिंगटन डीसी में। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, तो वो भी रहता है वॉशिंगटन डीसी में। फिर जो वर्ल्ड बैंक होगा उसका भी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स रहते हैं वॉशिंगटन डीसी से। अब अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क जो है ये भी लोकेटेड है अमेरिका में। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर रहेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UN जो है उसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। फिर आता है यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, उसका भी हेडक्वार्टर रहेगा न्यूयॉर्क में। तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं और आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वर दी फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड। तो पहला जो ओलंपिक गेम हुआ था, जो पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे ये कब हुए थे, कौन से साल में हुए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1896। तो 1896 में पहली जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो हेल्ड हुए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स के लिए। जो ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफी देखने को मिल रहे हैं आरआरबी के एग्जाम्स में। तो जो भी पहली चीज हुई है, जो भी गेम्स स्टार्ट हुए थे या हेडक्वार्टर्स या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कब स्टैब्लिश हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। बाकी जो नेशनल हमारे जो देश में जो भी मूवमेंट स्टार्ट करे गए थे वो सब आपको ध्यान रखने हैं, उनके ईयर याद रखने हैं और साथ ही साथ उनकी जगह भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी कमीशन 1983 हैड बीन सेटअप टू लुक इनटू। तो सरकारी कमीशन जो कि इंट्रोड्यूस करा गया था 1983 में, तो ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सरकारी कमीशन जो था ये कौन से साल में स्टैब्लिश हुआ था, फाउंड हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1983 में। तो इसका जो मेन फोकस था ये किस चीज के लिए स्टैब्लिश करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है उनको देखने के लिए उनके लिए इस कमीशन को स्टैब्लिश करा गया था जिसका नाम रहेगा सरकारीय कमीशन। तो जितनी भी कमीशंस लॉन्च करी गई थी इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, और उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, और अगर इंडिपेंडेंस के पहले की बात करी जाए तो जो भी मूवमेंट लॉन्च करी गई थी उस टाइम पे वाइसरॉय हो गए, गवर्नर जनरल हो गए, तो उस टाइम पे ये कौन थे वो भी आपको ध्यान रखना है। ये लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सरकारीय कमीशन जो है ये रिलेटेड हो जाएगा सेंटर स्टेट रिलेशन से। उजाला स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है थर्ड फेज की, हर एक शिफ्ट में स्कीम्स के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है स्कीम। जो आरआरबी का अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो रहेगा स्कीम्स,
वो उसके साथ ही जो फुल फॉर्म्स रहेंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। टेम्पल्स हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, इनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को ही अच्छी तरीके से तैयार करेंगे तो आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। अब जो स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो उन पे ईयर पूछा जाता है कि कौन से ईयर में स्टैब्लिश करी गई थी, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्कीम है ये किस चीज़ से रिलेटेड होती है। तो उजाला स्कीम जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन। तो एलईडी बल्ब जो होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है उजाला स्कीम। और ये जो स्कीम रहेगी ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च करी गई थी। तो ये मिनिस्ट्री भी पूछी जाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एक स्कीम रहेगी उजाला स्कीम, जिसमें एलईडी बल्ब जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे पूरे हिंदुस्तान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार स्टेट। तो बिहार जो स्टेट है उसके गवर्नर कौन है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और कैपिटल, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट रहती हैं स्टेट से। तो बिहार के गवर्नर कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फगू चौहान। फगू चौहान जो है ये करंट टाइम में गवर्नर रहेंगे बिहार स्टेट के। अगर सत्यदेव नारायण की बात करी जाए तो ये कौन सी स्टेट के गवर्नर हैं, तो ये रहेंगे हरियाणा स्टेट के। आनंदीबेन पाटिल जो हैं ये गवर्नर रहेंगी उत्तर प्रदेश स्टेट की, और साथ ही साथ इन पे एडिशनल चार्ज भी है मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नर का। अगर हम जगदीश मुखी की बात करें तो ये कौन सी स्टेट के रहेंगे, तो ये रहेंगे आसाम स्टेट के। आसाम स्टेट के गवर्नर रहेंगे जगदीश मुखी। तो ये आपको ध्यान देना है। और बाकी और भी जितनी स्टेट्स हैं उनकी ऑलरेडी हम सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको सारे गवर्नर्स एक जगह मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो पेंच नेशनल पार्क जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नेशनल पार्क्स जो रहते हैं इनके ऊपर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। और जो थर्ड फेज रहेगा उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं नेशनल पार्क्स के ऊपर। तो पेंच नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में। मध्य प्रदेश स्टेट का एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क रहेगा पेंच नेशनल पार्क। अब और भी काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क जो है ये भी लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में। फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये भी लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। काजीरंगा नेशनल पार्क अभी तक 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, जो कि रहेगा आसाम में। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये किस चीज के लिए फेमस है, तो वन हॉर्न राइनोस जो होते हैं, जो राइनोसोरस होता है उसके लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब वन हॉर्न राइनो जो है ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। दुनिया के 2/3 जो राइनो है वो प्रेजेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क में, तो ये हो जाएगा आसाम स्टेट में। अगर नागरहोल नेशनल पार्क की बात करी जाए तो ये लोकेटेड है कर्नाटका में। रणथंबोर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट रहता है राजस्थान स्टेट से। फिर पेरियर नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, इनमें काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो पेरियर नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है केरला स्टेट में। गिर नेशनल पार्क रहता है गुजरात का। सुंदरबन नेशनल पार्क पूछा जाता है तो ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। फिर अभी पीछे की शिफ्ट में पूछा गया था कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट सबसे पुराना नेशनल पार्क रहता है इंडिया का, जो कि रहेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का, जो कि लोकेटेड है उत्तराखंड स्टेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, When did the second battle of पानीपत happened? तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी ये कौन से साल में लड़ी गई थी? तो जितनी भी बैटल्स रहेंगी सारी इंपॉर्टेंट रहती हैं और उनके ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल पे आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं जिनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी की सेपरेट वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये कब लड़ी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 1556। तो 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अगर फर्स्ट बैटल की बात करी जाए तो 21 अप्रैल 1526, अगर थर्ड बैटल की पूछी जाए तो 14 जनवरी 1761। तीनों इंपॉर्टेंट रहती हैं और तीनों के ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत की जो बैटल्स हुई थी इनके ऊपर लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये तीनों ही क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जा चुके हैं अभी तक आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? तो कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है? तो ये आपको पता होगा, हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो स्टेट है इंडिया की इसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। When did the Environment Act passed in India? तो जितने भी एक्ट पास करे गए थे हिंदुस्तान में कौन से साल में पास करे गए थे, उस टाइम पे कौन हेड था इंडिया का? तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में।
तो ईयर बेस्ड क्वेश्चन जो है ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं। इन्वायरमेंट एक्ट जो था ये कब पास करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 19 नवंबर 1986। 19 नवंबर 1986 में पास करा गया था इन्वायरमेंट एक्ट को। सबरीमाला टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सबरीमाला जो टेम्पल है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है सबरीमाला टेम्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। अब अगर कुछ और इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो रहते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी बात करी जाए तो वो रहेंगे लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश स्टेट में। फिर अगर महाबोधि टेम्पल की बात करी जाए तो ये लोकेटेड है बिहार में, जहां गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने जो नॉलेज की प्राप्ति करी थी वो करी थी बोध ट्री के नीचे, तो वहीं पे लोकेटेड है महाबोध टेम्पल। अगर सोमनाथ टेम्पल की बात करी जाए तो इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये लोकेटेड है गुजरात स्टेट में। फिर अमरनाथ टेम्पल जो है ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। गोमतेश्वरी टेम्पल जो है ये लोकेटेड है कर्नाटका में। फिर खजुराहो टेम्पल जो रहते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, अभी तक 3 से 4 बार खजुराहो टेम्पल्स के ऊपर ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो खजुराहो टेम्पल्स जो है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में। और सांची स्तूपा जो है ये भी पूछा जाता है मध्य प्रदेश स्टेट से। फिर कोणार्क सन टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टेम्पल रहेगा उड़ीसा स्टेट का, जहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल जो है वो भी लोकेटेड है। फिर गोल्डन टेम्पल है पंजाब से। रामास्वामी टेम्पल जो है ये रहता है तमिलनाडु से। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल पूछा जाता है तमिलनाडु से, तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये भी पीछे की शिफ्ट में पूछा गया था, ये भी लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है उत्तर प्रदेश स्टेट से। बद्रीनाथ टेम्पल जो है ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। और गंगोत्री टेम्पल और यमुनोत्री टेम्पल ये भी दोनों लोकेटेड है उत्तराखंड स्टेट में। तो ये जो टेम्पल्स हैं ये लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और ये काफी बार रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वर्ल्ड ओशियन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो डेज के ऊपर भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्ल्ड ओशियन डे जो होता है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 जून। हर साल 8 जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे को। समर ओलंपिक गेम्स 2024 आर गोइंग टू हेल्ड इन। तो जितने भी अपकमिंग टूर्नामेंट्स रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनकी ऑलरेडी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसको जरूर देखें, उससे आपको काफी मदद मिलेगी। तो समर ओलंपिक गेम्स 2024 में जो होंगे ये कहाँ पे होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस में पेरिस में होने जा रहे हैं समर ओलंपिक गेम्स 2024 के। अब अगर 2016 की बात करी जाए, अभी पीछे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि समर ओलंपिक जो हुए थे 2016 में वो कहाँ पे हुए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील में हुए थे समर ओलंपिक 2016 के, जिसको कि रियो ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट इन आगरा वॉज स्टार्टेड बाय होम। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड फोर्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आगरा सिटी में। तो ये जो है इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा गया था ये किसके द्वारा करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के द्वारा कंस्ट्रक्शन जो था ये स्टार्ट करा गया था रेड फोर्ट का, जो कि लोकेटेड है आगरा में। और अगर ये पूछा जाए आपसे कि रेड फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन था वो खत्म किसके द्वारा कराया गया था, तो शाहजहां जो है इनके द्वारा खत्म हुआ था रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ये 2 क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। तो अभी हमने आपको पीछे ही बताया था कि जितने भी मूवमेंट हो गई, जितनी भी कमीशंस हो गई, जो भी लॉन्च करा गया था हिंदुस्तान में उस टाइम में वाइसरॉय, गवर्नर जनरल ये कौन थे, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट जो इंडिया में स्टार्ट करा गया था ये कब करा गया था, तो जो बंगाल पार्टीशन जो था उसके बाद इसको स्टार्ट करा गया था 1905-1906 में। तो उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे इंडिया के, तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कुर्जोन। लॉर्ड कुर्जोन उस टाइम पे वाइसरॉय थे जब स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करा गया था। और स्वदेशी मूवमेंट से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये स्टार्ट हुआ था 1905 में। उस टाइम पे किसने लीड करा था स्वदेशी मूवमेंट को, तो महात्मा गांधी के द्वारा लीड करा गया था स्वदेशी मूवमेंट। हु इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है इसके करंट टाइम में सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के ऊपर भी लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम थर्ड फेज की ही बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीति आयोग के ऊपर। नीति आयोग का पुराना नाम पूछा जाता है तो वो रहेगा प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये हुआ था 2015 में, जुलाई 2015 में।
नीति आयोग के सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वही चेयरमैन थे 2015 में भी नीति आयोग के। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर सीईओ पूछे जाते हैं, तो सीईओ हो जाएंगे अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो हैं ये सीईओ रहेंगे नीति आयोग के। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो रहते हैं नीति आयोग के वो कौन होते हैं? तो वो रहेंगे राजीव कुमार। आपको पता ही है कि वाइस चेयरमैन राजीव कुमार रहेंगे। तो चेयरमैन जो होते हैं नीति आयोग के वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी जो है वो चेयरमैन रहेंगे नीति आयोग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू? एएलयू की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स रहेंगी आप उनको जरूर तैयार करें। तो एएलयू की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है ये फुल फॉर्म रहेगी एएलयू की। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो इंडियन नेशनल जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1952। 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। वेयर इज नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन? तो नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, तो नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। तो हरियाणा में जो जगह रहेगी, सिटी रहेगी फरीदाबाद, वहां पे लोकेटेड है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैथोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर? तो डिवाइसेज इंपॉर्टेंट रहेंगी। फैथोमीटर जो डिवाइस होती है ये किस चीज को नापने के लिए यूज करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओशियन डेप्थ। तो ओशियन जो होते हैं उनकी जो गहराई होती है उसको नापने के लिए फैथोमीटर जो डिवाइस होती है इसका यूज करा जाता है। अंकारा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री की कैपिटल रहेगी अंकारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा टर्की। तो आप सबको पता है, पहले भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि टर्की जो कंट्री रहेगी इसकी कैपिटल होती है अंकारा। बाकी कैपिटल करेंसी के ऊपर हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना दी है जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज रहेंगी उनकी कैपिटल और करेंसी डिस्कस करी गई है। तो आप उसको जरूर देखें, उससे आपको काफी मदद मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमने जो आपके लिए स्पेशल आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए जो हमने प्लेलिस्ट तैयार करी है उनका जो लिंक रहेगा वो आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा, या फिर आप उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप उनको जरूर देखें, उनसे आपको काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।